आज़ादी के मायने हम सबके लिए अलग हैं, बच्चों के लिए अलग, युवाओं के लिए अलग। लेकिन अगर जिक्र करें उस दौर का जब हमें आज़ादी मिलने वाली थी, तो न जाने गली गली में बच्चा बच्चा, हर लड़की, हर औरत, हर आदमी बस ये चाहता था कि हमारे मुल्क को आज़ादी मिल जाए। हर एक की छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन रहा है इस जर्नी में। कितने सारे अनसंग हीरोज ऐसे हैं, हमें तो कुछ ही के नाम आज याद हैं, लेकिन हर गली में एक भगत सिंह पैदा हुआ था, तभी आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। जी हाँ, जिन्हें लाइमलाइट मिली, जो टेक्स्ट बुक्स में आ गए, उन्हें तो सब याद करते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे नाम, कई सारे ऐसे अनसंग हीरोज जो मृत हो गए इतिहास से, उन्हें अब अमृत की ओर लेकर आना है। क्योंकि बाधाएं तो काफ़ी थी, संकट था, चुनौतियां थीं, लेकिन अटल जी की वो पंक्तियां है ना कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। That the soil of India is going to be the last theater of war in this part of the world. Friends, I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. We are confident that Anglo-American imperialism will be wiped out of India. We are confident that the menace that now hangs over East Asia will be removed once for all. जय हिंद कैप्टन साहब। क्या हाल चाल है कैप्टन साहब? आशीर्वाद है। राम सिंह, बड़ी देर के बाद आपको वर्दी में और उसी वायलिन के साथ जो नेताजी ने दी थी और वही तगमा पहने हुए देख के बड़ा दिल खुश हुआ। आपका स्वास्थ्य और सब कुछ बिल्कुल ठीक है? बहुत अच्छी तरह से श्रीमान। याद है आपको वो दिन फैरर पार्क के, जब के हमको भेड़ों बकरियों की तरह अंग्रेज कर्नल हंट ने मेजर फ्यूजीवारा के हवाले किया था और मेजर फ्यूजीवारा को ने कहा था कि आप भी एशियाई हैं, हम भी एशियाई हैं, हम भी आपस में भाई भाई हैं, एक भाई का भाई कैसे कैदी रह सकता है? अंग्रेज आपका भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है। उठो, आपके लिए वक्त है कि आप आज़ाद हिंद फौज बनाओ। जब हमारी फौजें बड़ी थीं तो कदम कदम बढ़ाए जा, जरा उसकी भी तो ट्यून एक दफा फिर याद दिला दीजिए। बहुत अच्छा। इस गीत को खुद मैंने लिखा था। अच्छा, बहुत खूब। हाँ, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो शेर वतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो शेर वतन बढ़ाए जा। बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। इस गीत के रचनाकार जिन्होंने इस धुन की भी रचना की, गीत को भी लिखा और जिन्हें गौरव हासिल हुआ हमारे देश के राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन की धुन रचने का भी, ऐसे थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर। उन्हीं के जीवन पर बात करेंगे और उनके जीवन पर शोध करने वाले प्रसिद्ध कहानीकार आज हमारे साथ विशेष रूप से मौजूद हैं। स्वागत कीजिए राजेंद्र राजन जी का, प्रसिद्ध कहानीकार का। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में सर। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि हम अनसंग हीरोज़ की बात कर रहे हैं, ही इज़ डेफिनेटली वन अनसंग हीरो, कि आपके जहन में ख्याल कहाँ से आया कि आप उनके ऊपर एक पुस्तक लिखें? ऐसा है कि 1999 में मेरी तैनाती धर्मशाला में थी और वे अपने बेटे उदय शंकर के साथ धर्मशाला आए हुए थे जी। और वो अपने गांव जाना चाहते थे खनियारा,
और मेरी उनसे मुलाकातें हुई और उन्होंने मुझे शुभ सुख चैन की बरखा बरसे भारत भाग्य जागा, ये जो कौमी तराना था आईएनए का, ये सुनाया था। और उसके बाद लंबी लंबी बातें हुई। तो उसके बाद फिर कुछ लेख मेरे अखबारों में छपते रहे। ये योजना किताब की काफ़ी बाद में जाके बनी, 2015 के बाद। जी। राजेंद्र जी फौजी थे कैप्टन राम सिंह, लेकिन उतने ही कुशल म्यूजिशियन भी थे। जी। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे रहा? मतलब उनकी पृष्ठभूमि कोई ऐसी रही ऐसा या था जीवन में? वो 1914 में वो पैदा हुए थे खनियारा गांव में, धर्मशाला में। जी। और जब उन्होंने 8वीं पास की तो 1928 के आसपास वो एज ए रिक्रूट, मतलब जो सेकंड फर्स्ट जीआर गोरखा राइफल्स में भर्ती हो गए। जी। तो 1934 में वो मतलब नाइक बने और 1940 में वो सूबेदार मेजर बने। जी। और फिर बाद में जब वो उनको ब्रिटिश सेना ने भेजा था लड़ने के लिए जापानियों के विरुद्ध, लेकिन जापान ने ही उन लोगों को मतलब पकड़ लिया। जी। तो बाद में आज जब आईएनए का गठन हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जब 1943 में आए, भारत से पहुंचे सिंगापुर, और मोहन सिंह जो है वहाँ से कमान से हटे और इनको कमान मिली, तो उन्होंने कहा भी हमारा एक कौमी तराना होना चाहिए। जी। तो वो कौमी तराना की प्रेरणा जो है जी। उसको बनाने की, उसको रचने की, जी। वो राम सिंह को। ये कौमी तराना के कोई कुछ शब्द अगर आप बता दें दर्शकों को, कैसा था ये कौमी तराना और क्या प्रेरणा थी इसके पीछे? जब अब जाहिर है कि जब आज़ाद हिंद फौज का गठन हो गया तो उनका एक अपना एंथम होना चाहिए था। जी। और जिसको वो कौमी तराना कहते थे। तो वहाँ एक लक्ष्मी सहगल थी, शी वॉज लेफ्टिनेंट कर्नल, जिनकी बाद में प्रेम सहगल से शादी हुई थी। जी। उनका पहले नाम था लक्ष्मी स्वामीनाथन। तो उन्होंने कहा कि मीटिंग में कहा कि ऐसा है कि मैंने टैगोर का गीत सुना है और उस टैगोर के गीत को जो ही हम अपना कौमी तराना बना सकते हैं, और लेकिन उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि वो उसमें संस्कृत निष्ठ शब्द थे। जी। और उसमें दो लोग थे जो स्क्रिप्ट राइटर थे सिंगापुर रेडियो पर, जी। एक मुमताज हुसैन और दूसरे आबिद अली सफरानी। जी। उन्होंने उस गीत को सिंप्लीफाई किया और वो राम सिंह को दिया जी। कंपोज करने के लिए। एक हफ्ते में उन्होंने वो ट्यून तैयार कर दी। जी। 21 अक्टूबर 1943 को वो गीत तैयार होके सामने आया, जिसका मुखड़ा था शुभ सुख चैन की बरखा बरसे भारत भाग्य जागा जय हो जय हो जय हो। जी। तो ये ऐसे शुरुआत हुई। जी। जी। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा राष्ट्रगान है वो बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रचा, और उसका जो धुन बनाई वो कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने बनाई। ये ओरिजिनली भी ऐसा ही था सर जैसा कि आज गाया जाता है? नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि ये बाद में दरअसल क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को लगा कि नहीं, ये जो इसका जो मुखड़ा है जी, ये उसका में परिवर्तन होना चाहिए जी। ये शुभ सुख चैन जो है वो थोड़ा अपील नहीं कर रहा है जी। तो उनकी एक 1 अप्रैल 1944 को मीटिंग हुई, उस दिन शनिवार था। और जो परिवर्तन उसमें लाए गए, लेकिन उससे पहले जो था वो हम हमारे दर्शकों के लिए एक बार बता रहा हूँ ना, इसकी यात्रा पे बता रहा हूँ कि जनगण मन शब्द कैसे आया जी। तो ये उस मीटिंग में तय किया गया, जो आज़ाद हिंद गजट में ये लिखा हुआ है, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। तो वहाँ ये फैसला हुआ कि हमारा मुखड़ा जो जनगण मन से शुरू होना चाहिए। तो ये सिर्फ जो शुभ सुख चैन की बरखा बरसे ये 5-6 महीने तक रहा था। उसके बाद ये जनगण मन जो है इसका मुखड़ा है। और ओरिजिनल कैसा था हम दर्शकों को एक बार सुनाना चाहेंगे। हाँ प्लीज सुनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। जी। सुख चैन की बरखा बरसे भारत भाग्य है जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, चंचल हिमाचल यमुना गंगा नील जल गंगा, तेरे नित्य गुण गाए तुझसे जीवन पाए, सब तन पाए आशा, सूरज बन कर जग पर चमके भारत नाम सुहागा। जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो।
आई तेरी मीठी बाणी, हर सूबे के रहने वाले, हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के, सब गोद में तेरी आके, गूंजे प्रेम की माला, सूरज बन कर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा। जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो, भारत नाम सुभागा। सुबह सवेरे पंख बखेर तेरे ही गुण गाए, बास बरी भरपूर हवाएं जीवन में रुत लाए, सब मिलकर हिंद पुकारे, जय आजाद हिंद के नारे, प्यारा देश हमारा, सूरज बन कर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा। जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो, भारत भाग्य है जागा। वाह सर, क्या खूबसूरत तराना था। लेकिन बिकॉज आईएनए एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, Yeah. जब राम सिंह जी ने इसको कंपोज किया तो इसका पहला श्रोता कौन था, किसको सुनाया गया कि अप्रूवल लेने के तहत? सुभाष चंद्र बोस और जो हमारे सैनिक थे जी उनके सामने ये कम से कम 40,000 सेना में जो आज़ाद हिंद फौज में थे जी उनके सामने इसको गाया गया था 21 अक्टूबर 1943 को। जी जी जी। और ये किसकी प्रेरणा से ये धुन बनी? मतलब जो धुन आज भी, हालांकि कौमी तराना जो है काफ़ी लंबा, लेकिन अभी हमने उसको बहुत संक्षिप्त कर दिया राष्ट्रगान मानते हुए। नहीं, वो बड़ी लंबी यात्रा है उसकी। वो प्रेरणा तो जाहिर तौर पे इसमें प्रेरणा तो सुभाष चंद्र बोस की ही थी। उन्होंने ही उनको प्रेरित किया कि भाई, क्योंकि वो म्यूजिक डायरेक्टर थे आईएनए के, और उन्होंने मतलब जर्मनी के कंपोजर से उनकी सिम्फनी में हिस्सा लिया था। बीथोवन और स्कूवर्ट जैसे बहुत बड़े महान गायकों के गाने उन्होंने गाए थे जी। और बहुत लंबी यात्रा की थी। बड़े उनके मतलब बहुत बड़े लेवल के वो म्यूजिक डायरेक्टर थे। सर, अभी जो हमने सुना वो एक हिंदी गाना था, लेकिन ओरिजिनली रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको बांग्ला में लिखा था। तो फिर वो जिनका आपने जिक्र किया स्क्रिप्ट राइटर थे, उन्होंने इसको ट्रांसलेट भी किया? नहीं, ऐसा था कि ये इसमें मैंने बताया ना कि संस्कृत निष्ठ और तत्सम शब्दों का भरमार थी जी। तो क्या हुआ कि अब ये मतलब आईएनए थी, इसमें हर कम्युनिटी के लोग थे, मुस्लिम्स भी थे, सिख भी थे, गोरखा भी थे, बिल्कुल, और सभी तरह के थे। तो वो चाहते थे कि इसका सिंप्लीफिकेशन हो। तो वो जो स्क्रिप्ट राइटर थे रेडियो सिंगापुर में, आईएनए के स्क्रिप्ट राइटर, रेडियो जो सिंगापुर था वो आईएनए का ही था जी। तो उसमें ये दो लोग थे जिनका नाम मैंने आपको बताया, आबिद अली सफरानी और मुमताज हुसैन। इन दोनों ने इसको सिंप्लीफाई किया था। ये जो आपने अभी सुना, ये उनका सिंप्लीफाई किया स्क्रिप्ट है। जी जी। राजेंद्र जी, हमने कहीं सुना है कि जो कैप्टन राम सिंह ठाकुर साहब की आवाज़ में संयुक्त राष्ट्र में भी यही राष्ट्रगान गुंजायमान हुआ था, क्या ये बात सत्य है? और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो बात कुछ और है जी। दरअसल जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ जी, तो कैप्टन राम सिंह और उनके वो लोग नैनीताल में थे जी। और उनको स्पेशली बुलाया गया था। मतलब वो पहले ही जो हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस था उसमें उन्होंने ही अपने बैंड के साथ जनगण मन प्रस्तुत किया था। जो यूएनओ की बात है वो ऐसे है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के 2 महीने बाद हमारा एक डेलीगेशन यूएनओ में गया। अब वहाँ ये समस्या खड़ी हो गई कि हमारा उन्होंने कहा भी अपना नेशनल एंथम बजाइए। अब नेशनल एंथम पे कोई फाइनलाइज नहीं हुआ था। हमारे नेशनल एंथम को मतलब फाइनल करने में 2.5 साल लगे। 24 जनवरी 1950 को जाके
राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने उसको फाइनल किया था। जी। तो ये जो बीच में क्या हुआ कि वहाँ एक, हाँ, उनका एक रिकॉर्ड था वहाँ, ये नहीं वहाँ गए हुए थे, ये इनका एक मतलब वो इनका एक HMV का रिकॉर्ड मिला जिसकी उन्होंने उस पर ऑर्केस्ट्रा पे प्रैक्टिस की, और वो जो कंपोजिशन फिर तैयार हुई, मतलब सेम भारत भी पहुंची। तो नेहरू जी को और प्राइम मिनिस्टर को और संविधान सभा को लगा कि हमें जो है इस संगीत को अपने जनगणमन के लिए अपना लेना चाहिए। और इसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 25 अगस्त 1948 को पंडित नेहरू ने, प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने संविधान सभा के सामने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था कि अब हमें ये फैसला करना है कि हमें वंदे मातरम को चुनना है या जनगणमन को चुनना है। तो ये फैसला हुआ कि ये वंदे मातरम की जो धुन राम सिंह ने INA में तैयार की थी, हम उसी को अडॉप्ट करें। हालांकि दोनों ही गीत हमें गूज़बम्स ला देते हैं, हमारी राष्ट्रीयता, हमारी राष्ट्रभक्ति। चलते चलते राजेंद्र जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स, स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दर्शकों के लिए। और चूंकि आपकी जो रचना है, जो आपकी किताब है, वो एक ऐसे अनसंग हीरो के संदर्भ में है जिन्हें बहुत कम लोग ही जानते थे। चलते चलते आपके क्लोजिंग रिमार्क्स। मैं यही कहना चाहता हूँ कि राम सिंह जी गोरखा कम्युनिटी के रोल मॉडल हैं, हीरो हैं, सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, और पूरा गोरखा समुदाय उनका ऋणी है। लेकिन हम वो गोरखा समुदाय का पूरा देश ये चाहता है कि जो हमारा ये इतना बड़े जननायक हैं, सारे देश को ये के बच्चों को स्कूलों में पता है, उनकी किताबों में लिखा है कि टैगोर ने ये गीत की रचना की। किसी किताब में ये नहीं लिखा कि इसका संगीत किसने तैयार किया था। तो ये चीज़ें जो हैं सामने रिकॉर्ड पे आनी चाहिए, और जो उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, जो बड़े लेवल का, जो उनको इतिहास ने भुला दिया या विस्मृत कर दिया, वो लौटना चाहिए। जी, हमारा उद्देश्य और हमारा संकल्प भी इसी बात में निहित है कि ऐसे अनसंग हीरोज़ की कहानी हमारे दर्शकों तक पहुँचे DD मॉर्निंग शो के माध्यम से। राजेंद्र जी, आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारने के लिए। धन्यवाद।